नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का ये हमारा 13वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में। सिंचाई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और जिन किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हमें बात करना है मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई। इसमें हमें मुख्यतः क्या क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में विकास, सिंचाई का विकास कैसे हुआ। फिर दूसरा हमें पढ़ना है प्रमुख स्रोतों के बारे में। प्रमुख स्रोत एवं उनकी स्थिति। ठीक है ना। फिर तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है सिंचाई से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में। और अंतिम यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है। तो इतना हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विकास। ठीक है। चलो, तो जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के विकास की, तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का विकास है वो चंदेल काल में हुआ था। सर्वप्रथम खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। मुख्यतः यहाँ पे तालाबों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजाओं द्वारा तालाबों का निर्माण करवाया गया था सर्वप्रथम। ठीक है। कहाँ पे करवाया गया? तो खजुराहो में करवाया गया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई। ठीक है। इसके बाद 1923 में, कब? 1923 में बालाघाट जिले में एक नहर बनाई गई जिसका नाम था बेनगंगा नहर। ठीक है ना। कौन सी नहर बनाई गई? बेनगंगा नहर। बेनगंगा नहर जो कि बालाघाट जिले में बनाई गई 1923 में। यह मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना थी। ठीक है ना। यह जो थी यह मध्य प्रदेश की पहली नहर थी। जो कि आपकी कहाँ बनाई गई? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बनाई गई थी। ठीक है। इसके पश्चात 1927 में, कब? 1927 में पकारा बांध का निर्माण किया गया। ये बांध कहाँ बनाया गया था? तो ये बांध ग्वालियर रियासत में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ग्वालियर रियासत में। ठीक है। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। और फिर एक पकलमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में की गई। 1933 में पकलमती सिंचाई टैंक की स्थापना भोपाल में की गई, जो कि वर्तमान में रायसेन जिले में आता है। कहाँ की गई? भोपाल में। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखें हम तो कहाँ पे आता है? ये आपका रायसेन जिले में आता है।
ठीक। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास हुआ और धीरे धीरे अनेक नहरें और क्या बनाए गए, तालाबों का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले चंदेल रियासत में या फिर चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया गया। फिर 1923 में बेनगंगा नहर का निर्माण किया गया, जो कि मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई नहर थी, है ना। ये कहाँ पे थी, तो ये आपकी बालाघाट जिले में थी, बालाघाट। ठीक है। इसके बाद पगारा बांध 1927 में ग्वालियर रियासत में बना और 1933 में पकलमती सिंचाई जो टैंक है उसकी स्थापना की गई भोपाल में, जो कि वर्तमान कहाँ पे है, रायसेन में। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्या होता है, सिंचाई का विकास होता है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई स्रोतों की। प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो देखो, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत की, तो उनको हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई स्रोत, ठीक है, इन सिंचाई स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका भूमिगत जल स्रोत, और दूसरा हो जाएगा आपका धरातलीय। ठीक है, जल स्रोत। कितने भागों में बांटा हमने सिंचाई स्रोतों को, दो भागों में, भूमिगत जल स्रोत और धरातलीय जल स्रोत। अब भूमिगत जल स्रोत क्या कहलाते हैं, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जो जल भूमि के अंदर से निकाला जाता है ना, जैसे आपका कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सारे जो होंगे वो भूमिगत जल के स्रोत होंगे। और जबकि धरातलीय जल जो होगा वो धरातल या सतही जल भी इसको बोलते हैं, जो धरातल पर पाया जाता है, और ये हमें नदियों, तालाबों, झील, झरनों के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें भूमिगत जल स्रोतों की, तो यहाँ पे मुख्यतः दो भाग इनके रहते हैं। पहला होता है आपका कुओं द्वारा, जो कि ज्यादा यूज होते हैं, और दूसरा आपका होता है नलकूपों द्वारा। नलकूपों द्वारा। इसी प्रकार से धरातलीय जल स्रोत को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका तालाब द्वारा। ठीक है। पहला कौन सा है आपका, तालाब। और दूसरा है आपका नहर। ठीक है। अब जो आपके तालाब होते हैं ना, इनको आप फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार के तालाब हो सकते हैं, है ना। पहला तो कृत्रिम, जैसे झील हो गई, है ना। और दूसरा होता है मानव निर्मित, सॉरी, माफ कीजिएगा, पहला होगा आपका प्राकृतिक और दूसरा होगा कृत्रिम। पहला आपका होता है प्राकृतिक। ठीक। प्राकृतिक में क्या आएगा, प्राकृतिक में आ जाएगा आपका झील, जो अपने आप बने हुए हैं ना, जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो कृत्रिम होंगे, इनको आप मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। ये जो है तालाब, ये दो प्रकार से हो गए, है ना। पहला कौन सा हो गया आपका प्राकृतिक, जैसे झील वगैरह हो गई, और मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाए गए। इसी प्रकार से जो आपकी नहरें हैं, ठीक है, ये भी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है आपकी नियतवाही, एक होती है आपकी अनियतवाही। नियतवाही नहीं, जो नहरें होती हैं, है ना, ये मुख्यतः नदियों द्वारा जुड़ी रहती है। इनमें वर्ष भर क्या रहता है, ऐसी नदियों से जुड़ी रहती हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। इसी कारण इन नदियों में भी क्या रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है। जबकि अनियतवाही नई नदियां जो होती हैं, इनमें कुछ समय के लिए पानी आता है। जैसे मान लो किसी नदी में बाढ़ आ गई, है ना, और आसपास की जो नदियां, जो नहरें हैं वो भर गई। ठीक है। तो ऐसी जो वो रहेंगी, ठीक है,
नहरें रहेंगी वो आपकी अनियत वाही रहेंगी, मतलब कि जिनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, किसी न किसी कारणवश कुछ समय के लिए यहाँ पे इनमें पानी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के स्रोत है ना, ये है। ठीक है ना, अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो एक बार और मैं आपको चार्ट बता देता हूं कि सबसे पहले हमने सिंचाई स्रोतों को भूमिगत और धरातलीय दो भागों में बांटा। भूमिगत को हमने बांटा कुओं और नलकूपों में, जबकि धरातलीय को हमने बांटा तालाब और नहरों में। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने तालाब को प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांटा, और नहरों को भी हमने नियतवाही और अनियतवाही दो भागों में बांटा। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे स्रोतों की। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूपों की। ठीक, देखो, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग लगभग 67.3% भाग जो है वो आपका कुओं एवं नलकूपों से क्या होता है, सिंचित होता है। ठीक है, कुल सिंचित भूमि का लगभग 67.3% भाग जो है वो आपका कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का, या फिर कहें तो यह मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। कौन? कुएं एवं नलकूप। ठीक है, अब इतने ज्यादा प्रतिशत इससे सिंचित होता है तो आप बोल सकते हैं कि यह जो है मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, कहाँ होती है सर्वाधिक सिंचाई? तो क्वेश्चन कभी आए कि मालवा जो, मतलब कि कौन सा क्षेत्र कुओं एवं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है, तो मालवा क्षेत्र जो है आपका वो कुओं एवं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है। और मध्य प्रदेश के कुल सिंचित भूमि का 67.3% भाग कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। और यह मध्य प्रदेश का क्या है, प्रमुख स्रोत है ना, सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कुएं एवं नलकूप। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट, जैसे कि सर्वाधिक ट्यूबवेल, सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होती है? ये होती है आपकी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, जबकि कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी मंदसौर जिले में होती है। कहाँ होती है? मंदसौर जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। कहाँ होती है आपकी? तो मंदसौर जिले में होती है। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट हुए जो आपके कुओं एवं नलकूपों से संबंधित थे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मध्य प्रदेश का लगभग 67.3% भाग जो है वो आपका नलकूपों एवं कुओं द्वारा सिंचित किया जाता है।
ठीक है, इस प्रकार यह मध्य प्रदेश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों द्वारा होती है, और ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई आपकी उज्जैन जिले में, जबकि कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं तालाबों की, तालाबों द्वारा सिंचाई की। सिंचाई की बात करना है हमें, तालाबों द्वारा सिंचाई की। तालाबों द्वारा सिंचाई। पहला पॉइंट आप ये देखें कि मात्र 2.7% भाग ही तालाबों द्वारा क्या होता है, सिंचित होता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कुल सिंचित भूमि का मात्र 2.7% भाग ही तालाबों द्वारा क्या होता है, सिंचित होता है। ठीक है, यदि हम बात करें क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है तालाबों द्वारा, तो वो आपके धार जिले में होती है। ठीक है, तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी धार जिले में। ठीक है, जबकि दूसरा सर्वाधिक जो है जिला, वो आपका कौन सा है, बालाघाट है। ठीक है, पहला जिला जहां पे तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो वो आपका धार जिला है, और दूसरा जो जिला है वो है आपका बालाघाट। ठीक है, जबकि यदि हम बात करें प्रतिशत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो प्रतिशत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी होती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। कहाँ होती है, झाबुआ जिले में। जबकि दूसरा सर्वाधिक जिला जो प्रतिशत में है वो है आपका बालाघाट। ठीक, तो क्षेत्रफल और क्या कहलाते, प्रतिशत के आधार पर दोनों में बालाघाट दूसरे स्थान पे है, जबकि तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से धार जिला और प्रतिशत की दृष्टि से झाबुआ जिला अग्रणी है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई की। नहरों द्वारा, ठीक, तो देखो जो नहरें हैं ना, यह मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा सर्वाधिक मतलब दूसरा सर्वाधिक प्रमुख साधन है ना, दूसरा प्रमुख साधन बोल सकते हैं। पहला क्या था आपका, कुएं एवं नलकूप थे, और ये जो है ये आपकी क्या कहलाते हैं, नहरें हैं, ये सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग 17.6% जो है, 17.6% भाग कुल सिंचित भूमि का नहरों द्वारा किया जाता है सिंचित। ठीक है ना। सर्वाधिक जो जिला है वो आपका दतिया है, जबकि दूसरा जो सर्वाधिक जिला है वो आपका नर्मदापुरम है। यानी कि सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई
होती है आपकी दतिया जिले में। और दूसरा सर्वाधिक कौन सा है, तो वो है आपका नर्मदापुरम जिला। ठीक है ना। तो नहरें क्या है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख संसाधन है ना, जो कि आपकी 17% ठीक है, लगभग 70% या फिर कहें तो 70.6% भाग को सिंचित करती है। सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा दतिया में होती है, जबकि दूसरी सर्वाधिक सिंचाई आपकी कहाँ होती है, नर्मदापुरम जिले में होती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, अब हमने जो भी पढ़ा उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक वेन डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। देखो, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में सिंचाई की, तो सर्वाधिक सिंचाई होती है आपकी नलकूपों द्वारा, कुओं एवं नलकूपों द्वारा। नलकूपों एवं कुओं द्वारा कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 67.3%। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा सर्वाधिक जो स्रोत है सिंचाई का, वो क्या है आपका, नहरें हैं। नहरों द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, तो 17.6% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। फिर इसके बाद आपके जो तालाब हैं, तालाबों द्वारा मात्र 2% भाग पर सिंचाई होती है। 2.7% भाग पर, जबकि अन्य स्रोतों द्वारा 12.4% भाग पर सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हुए आपके प्रमुख क्या कहलाते हैं, सिंचाई स्रोत, है ना, और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों की, है ना, कौन सी नहर किस जिले के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किस जिले में सिंचाई की सुविधा देती है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बालाघाट जिले में है बेनगंगा नहर। कौन सी नहर है, बेनगंगा नहर, बेनगंगा। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। ठीक है, ये जो है ये मध्य प्रदेश की पहली नहर हो रही थी, मध्य प्रदेश की पहली नहर। ठीक है ना, और इसके द्वारा आपका जो महाराष्ट्र का भंडारा जिला है और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, वो सिंचित किया जाता है ना, बालाघाट प्लस भंडारा जिला महाराष्ट्र। ये जो दो जिले हैं ये इस नहर के द्वारा किए जाते हैं सिंचित। ठीक, फिर इसके बाद आपका जो जबलपुर जिला है, यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है बरगी नहर। क्या नाम है, बरगी नहर। जो कि आपकी कहाँ आती है, जबलपुर, है ना। और ये किससे बनाई गई है, तो ये अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई सागर जो है ना, उससे बनाई गई है ये। रानी अवंतीबाई सागर से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में है। कहाँ है ये, जबलपुर क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है आपकी, ये कहाँ पे है, बालाघाट जिले में है। ठीक है,
इसके बाद विदिशा और रायसेन जिले देख लो, यहाँ पे कौन सी नहरें हैं। ये आपका विदिशा हो गया, ये आपका हो गया रायसेन जिला। ये दोनों जिले में यहाँ पे दो नहर हैं। एक तो है आपकी बरना नहर, ठीक, और दूसरी है आपकी हलाली नहर। ये दोनों नहर से कहाँ सिंचाई की जाती है, तो आपकी रायसेन जिले में की जाती है। जबकि मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर, सॉरी हाँ, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर जिले, ये जो आपके जिले हैं ये चंबल नहर द्वारा सिंचित किए जाते हैं। कौन से? चंबल नहर द्वारा। ठीक है, ये जो चंबल नहर है ये आपकी राजस्थान प्लस एमपी दोनों की संयुक्त नहर है। एक बार रिवीजन कर लेते। सबसे पहले हमने देखा बालाघाट जिले में थी आपकी बेनगंगा नहर। फिर हमने पढ़ा बरगी नहर जो कि आपकी रानी अवंतीबाई सागर से निकलती है, जो कि जबलपुर जिले में थी। फिर हमने पढ़ा वरना नहर को, जो कि वरना और हलारी नहर जो कि विदिशा और रायसेन में सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। फिर चंबल नहर द्वारा मध्य प्रदेश के राजस्थान और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से लाभ होता है ना। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं जैसे आपके श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर आदि जो है चंबल नहर द्वारा क्या किए जाते हैं, सिंचित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बालाघाट तो है ही है इसमें बेनगंगा में, साथ में आप थोड़ा सा लिख लो सिवनी जिला जो है ना, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका लाभ ले लेता है। ठीक है, एक और नहर निकलती है आपकी भांडेर नहर। ये भी आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त नहर है, जो कि ग्वालियर और दतिया जिले को सिंचित करती है। ठीक है, जो आपके ग्वालियर और दतिया जिले हैं ना, यहाँ पे एक नहर और है, इसका नाम है भांडेर नहर। ये आपकी एमपी प्लस यूपी दोनों की संयुक्त नहर है। लाहार नहर, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी नहरें हैं, जैसे लाहार नहर हो गया, ये आपके ग्वालियर जिले को सिंचित करती है ना, ग्वालियर जिले के लिए बनाई गई। एक बहुत फेमस नहर है गुलाब सागर। कौन सा? गुलाब सागर नहर, ये आपकी सीधे जिले में है ना, इससे सीधी जिले को लाभ होता है। कौन सा है ये? गुलाब सागर। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य नहरों में जैसे देखो इंदिरा नर्मदा नहर जो है वो आपकी नर्मदा नदी से निकली हुई है, जो कि खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों को लाभ देती है। ठीक है, बड़वानी जिला हो गया आपका, खरगोन जिला हो गया, खंडवा जिला हो गया। इन जिलों में आपको एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा नहर। ये लाभ देती है। ठीक है ना। माही नहर जो है वो आपकी धार और झाबुआ में है। ये आपके धार और झाबुआ जिले हैं, ये आपके माही नहर द्वारा सिंचित होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारी नहर है, जैसे एक और देख लो तवा नहर, जो कुछ प्रमुख है वो मैंने आपको बता दी, ये आपकी होशंगाबाद जिले में है। तवा नहर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई, प्रमुख नहरें हो गई, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को सिंचित करती है। जिसमें से बेनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना है, जो आपको याद रखना है, 1923 में, है ना। ग्वालियर में लाहार नहर है। बरना नहर और हलारी नहर से
विदिशा और रायसेन जिले को लाभ होता है। माही नहर आपकी धार और झाबुआ जिले को। इंदिरा नहर जो है वो आपकी बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिले को। होशंगाबाद में तवा नहर है। बरगी नहर आपकी जबलपुर में है ना। और भांडेर जो नहर है वो मध्य प्रदेश की ग्वालियर और दतिया, जो कि आपकी यूपी और एमपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार से चंबल नहर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त नहर परियोजना है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के बारे में। ठीक है, चलो तो अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के बारे में। सिंचाई योजना, देखो मध्य प्रदेश की जो सिंचाई योजना है उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है? पहली आती है आपकी बृहद सिंचाई योजना। दूसरी आती है आपकी लघु सिंचाई या फिर मध्यम सिंचाई योजना। और तीसरी है आपकी लघु सिंचाई योजना। अब बृहद सिंचाई योजना क्या होती है, लघु सिंचाई योजना क्या होती है और मध्यम सिंचाई योजना क्या होती है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं ये क्या योजनाएं हैं और कैसे इनका लाभ रहता है या फिर और किस प्रकार से ये बनाई जाती हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं बृहद सिंचाई योजना की, तो इनका उद्देश्य होता है 10,000 हेक्टेयर से लेकर या फिर 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि जो सिंचित भूमि है ना, उसको सिंचित करना है ना। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करने हेतु ये योजनाएं जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है ना, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं या फिर बहुत बड़ी नहरें होती हैं, उनको शामिल किया जाता है। बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजना, इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो जो बृहद सिंचाई परियोजना जो है ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि हमें इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक का जो क्षेत्र है उसको सिंचित करना है। वहीं यदि हम बात करें मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की, तो ये आपकी 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें क्यों बनाया जाता है, 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर तक की जो भूमि होती है उसको सिंचित करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, जो छोटी नहरें होती है ना, इनको इसी वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, जबकि आपकी जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, इनका उद्देश्य होता है 2,000 हेक्टेयर से नीचे। ठीक है, मतलब इनका उद्देश्य क्या होता है, 2,000 हेक्टेयर जो भूमि है उससे नीचे यदि हमें सिंचाई करनी है तो हम लघु
परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को बनाएंगे। इसके अंतर्गत आता है आपका कुएं या फिर कुओं का निर्माण, ठीक है, नलकूप जो कि निजी और सरकारी दोनों हो सकते हैं, तालाब, है ना, आदि। ये जो है आपके लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो आपकी बृहद सिंचाई परियोजना होती है, इसका उद्देश्य होता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को सिंचित करना। इसके अंतर्गत बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्देश्य होता है आपका 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करना। छोटी नहरों को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है वो आपकी 2,000 से नीचे की भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कुएं, नलकूप, है ना, और तालाब आदि को शामिल किया जाता है। या फिर इसी में आप ले लो ड्रिप सिंचाई वगैरह, ये इसके अंतर्गत आती हैं। अब जैसे इस हेतु कई सारी योजनाएं, जैसे कुछ योजनाएं हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, है ना, उनकी डेट भी बताता हूँ कब वो प्रारंभ की गई। जैसे एक योजना आई थी बलराम ताल योजना, कभी पूछ ले तो आप याद रख लो, लिख लो। बलराम ताल योजना, ठीक है, ये आपकी 2007 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। जल अभिषेक अभियान का भी प्रारंभ किया गया। ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2006 में प्रारंभ किया गया था। फिर खेत तालाब योजना, अच्छा, जो आपका जल अभिषेक अभियान है ना, ये रतलाम जिले से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से, ठीक है। और कब किया गया था? तो 2006 में अभियान का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक योजना और है वो है आपकी खेत तालाब योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 2007 में, ठीक है। कब किया गया था? 2007 में, ठीक है। तो पहली हमने पढ़ी बलराम ताल योजना, जो कि 2007 में बनी, और खेत तालाब योजना जो भी 2007 में बनी। और फिर जो जल अभिषेक अभियान है, जो कि रतलाम जिले से प्रारंभ हुआ था, ये 2006 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखने हो। इस प्रकार से ये हो गई मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, है ना, परीक्षा हेतु आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो वो आप उनको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपको नोट करने हैं, है ना, जो परीक्षा में आप, पहला आप नोट करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है, ठीक है। कौन सा है? ग्वालियर। और कभी यदि ऑप्शन में होशंगाबाद आए तो वो भी सही माना जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? वो है आपका ग्वालियर। इसको आप होशंगाबाद भी कर लो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो न्यूनतम सिंचित जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है
न्यूनतम सिंचित जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका डिंडोरी। न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है आपका होशंगाबाद। और न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो आपका कौन सा है? डिंडोरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप एक और फैक्ट याद रखें कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? प्रतिशत में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये है आपका ग्वालियर। तो अब यहां से आप याद कर लो कि प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों में आपको यदि ग्वालियर है तो ग्वालियर ही माना जाएगा। अब यदि होशंगाबाद आता है तो फिर आप होशंगाबाद लगाएं। ठीक है। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो ऐसा हो, मतलब हो भी सकता है लेकिन रेयरली यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, या तो वो आपसे ग्वालियर ही पूछेगा या फिर होशंगाबाद। यदि प्रतिशत में आता है तो ग्वालियर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और प्रतिशत की दृष्टि से भी है। ठीक है, जबकि न्यूनतम कौन सा है प्रतिशत की दृष्टि से? ये भी आप याद रख लो, तो डिंडोरी है। ठीक है, तो डिंडोरी में तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये एक ही नाम है, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी है और न्यूनतम प्रतिशत वाला भी है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि जैसे कि पेयजल की जो व्यवस्था है ना वो विभिन्न जिलों में विभिन्न परियोजनाओं या फिर नहरों द्वारा की गई है। जो कुछ प्रमुख जिले हैं ना वो भी आपको पता होना चाहिए कि पेयजल उसमें कहाँ से आता है। जैसे इंदौर जो है आपका, ठीक है, इंदौर में पेयजल की आपूर्ति कैसे होती है? तो इंदौर में चोरल परियोजना, इसके अलावा सिरपुर तालाब, और एक और है आपका बिलावली तालाब। कौन सा? बिलावली। ठीक है, इन तीनों के द्वारा इंदौर में पेयजल की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में पेयजल की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है कोलार परियोजना के द्वारा। किसके द्वारा? कोलार परियोजना और नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब, ये तीन जो चीजें हैं ये भोपाल में पेयजल की व्यवस्था करते हैं। कौन कौन से? बड़ा तालाब, कोलार परियोजना, एक और मैंने आपको बताया था तो वो क्या था आपका? नर्मदा वाटर। ये जो है ये आपके भोपाल में किसकी व्यवस्था करते हैं? पेयजल की। ठीक है, इसी प्रकार जबलपुर जो है, जबलपुर में बरगी परियोजना है। ठीक है, जो आपका जबलपुर है, यहाँ पे आपका बरगी परियोजना है। ठीक है ना। और जो आपका ग्वालियर है ना, ग्वालियर, यहाँ पे जो पेयजल है वो होता है आपका किससे? तो ग्वालियर में जो पेयजल की व्यवस्था है वो आपकी की जाती है तिघारा, या फिर इसी को बोलते हैं तिगरा तालाब से। किससे? तिगरा तालाब से। ठीक है ना।
और एक फैक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है वेरी इम्पोर्टेंट है, कि बुरहानपुर जिला जो है आपका, वो मध्य प्रदेश का या फिर देश का कहें पहला हर घर जिला बन चुका है ना। एमपी का या फिर कहें तो सीधा देश का या एमपी का प्रथम हर घर जिला कौन सा है, तो ये है आपका बुरहानपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में पढ़ा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया, प्रमुख नहरों के बारे में भी बताया, स्रोतों के बारे में भी बताया, उनसे संबंधित जो फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, ये सारा जो डाटा है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, है ना। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।